सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को नमक की तरह होना चाहिए। इंसान को नमक की तरह होना चाहिए जो भोजन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि नहीं हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जी हां दोस्तों, इंसान की इंसानियत तभी कहलाती है जब उसकी गैर मौजूदगी उसका एहसास करा देती है। और मैं कहता हूं कि हमेशा इस इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें। एक त्याग की भावना हमेशा इंसान के अंदर होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से सहयोग और त्याग की भावना, परोपकार की भावना यदि रहती है तो हर किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि तेरी मुस्कान में भी क्या चमक है, क्या तेरे टूथपेस्ट में भी नमक है। जी हां दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लवण, और लवण का ही उदाहरण है नमक। देखिएगा, मैंने इससे पहले आपको दो वीडियो पढ़ाए थे, और दो जो वीडियो थे इससे पहले के वो थे अम्ल और क्षार से संबंधित। और जैसा कि हम जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी है या सुना भी होगा, अम्ल क्षार के बाद में आगे जो आता है वो है लवण। तो ये लवण क्या होता है? अंग्रेजी के अंदर इसको हम साल्ट कहते हैं। लवण के कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं, लवण के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं, उनके उपयोग क्या है, और कौन सी विशेष बातें होती है जो परीक्षा में लवण से संबंधित पूछी जाती है, ये सब कुछ जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अतः अंत तक आप सभी मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, लवण जिसको अंग्रेजी के अंदर हम कहते हैं साल्ट, लवण होता क्या है? अपन ने जो पहले पढ़ा था अम्ल और क्षार, और अम्ल और क्षार को मिला दे तो लवण बन जाए और पानी निकल जाए। आप कहोगे गुरुजी अम्ल, अम्ल प्लस क्षार को यदि हम लेते हैं तो लवण बन जाए और पानी निकल जाए। केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर अभिक्रियाओं के अंदर पानी निकलता है, तो अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी। आप कहोगे जरा एक उदाहरण तो लेके आओ, जिसे देखे तो सही आखिरकार होता क्या है। HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। तो यहां पर क्या होता है, तेरे आगे वाला मेरे पीछे वाले के साथ क्रिया करता है। तेरा आगे वाला ये Na, क्षार का Na, और अम्ल का पीछे वाला Cl, तो तेरे आगे वाला मेरे पीछे वाले से ले तो ये बन गया NaCl। और उसके बाद में OH और H मिलके क्या बनेंगे बताओ? ये H और OH मिलके क्या बन गया? वाटर बन गया, पानी बन गया, H2O बन गया। तो यहां पर क्या हुआ, ये अम्ल था, ये क्षार था, और ये लवण और पानी बन गया। तो HCl प्लस NaOH NaCl, सोडियम क्लोराइड एक लवण बना, तो सोडियम क्लोराइड लवण बना और साथ में क्या निकल गया? पानी। इसलिए है कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी। अच्छा, यहां पर ये जो लवण है ये न तो अम्ल के गुण दर्शाते हैं न क्षार के गुण दर्शाते हैं, ये न्यूट्रल है। आपस में जब दोनों मिलते हैं तो मामला रफा दफा है। अम्ल और क्षार दोनों जब मिले तो ऐसी चीज बनी जिसमें न तो अम्ल के गुण है न ही क्षार के गुण है। तो अगली बात है लवण। लवण कौमा अम्ल व क्षार के गुण, अम्ल व क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। मैं लवण के बारे में समझ चीजें बताऊंगा आपको, और यदि आपने पूरे वीडियो अच्छी तरह से देख लिए, गहनता से इनको एक बार आपने रिवाइज कर लिया, तो निश्चित तौर पे मानिएगा परीक्षा के अंदर आपके क्वेश्चंस किसी भी मायने के अंदर गलत नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक वीडियो को गंभीरता से देखें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां पर जो भी चीज मैं पोस्ट करता हूं उनको ढंग से पढ़ें, और यही खूबी आपको परीक्षा के अंदर अन्य बच्चों से श्रेष्ठतम बनाने की आपकी हमेशा प्रयास में आगे बढ़ेगी। इसलिए श्रेष्ठतम बनाने के हमेशा प्रयास करने चाहिए कि हम श्रेष्ठ कैसे बने। तो यहां पर लवण अम्ल व क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अच्छा, अगली बात, इनकी प्रकृति, लवणों की जो प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति उदासीन होती है। नहीं है जिसमें सीन है, नाम तेरा उदासीन। तो इनकी प्रकृति होती है उदासीन, तो उदासीन प्रकृति इनकी होती है। अच्छा, अगली बात, ये जो लवण है इनका यदि पीएच कहें
तो इनका पीएच, इनका पीएच होता है 7, एग्जैक्ट 7 से कम होना अम्लीय, पढ़ेंगे पीएच स्केल आगे अपन किसी वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पीएच स्केल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, छोटा सा नहीं है पीएच। बच्चे के लिए इतना से जानते हैं कि पीएच के अंदर 7 से कम और 7 से ज्यादा पीएच खत्म। पीएच के अंदर फॉर्मूला भी है, सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया था, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पीएच के अंदर, और किसकी कितनी कितनी पीएच होती है समस्त पता होना चाहिए। तो इनकी प्रकृति उदासीन होती है, इनकी पीएच बराबर 7 होती है। अच्छा, ये जो लवण है इनके विलयन में करंट आता है। तो मैंने आपको एक बार शुरू में ही बता दिया था, अम्ल हो चाहे क्षार हो चाहे लवण हो, इनके जलीय विलयन में हमेशा क्या आएगा, करंट आएगा, अर्थात विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो मैं अगली बात यहां पर लिखूं, और अगली बात यहां पर है कि इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि लाइट का फ्लक्चुएशन हो, तो आप आवाज को पूरी प्रॉपर सुन रहे हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं, तो आपके समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि लाइट जो है उसका कहीं पे फॉक्स आ रहा होगा वीडियो के अंदर, बाई वीडियो कहीं पे आ रहा हो, तो आप उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट समझते हुए और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। उतार लीजिएगा एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से लीजिएगा। अम्ल क्षार मिलकर लवण पानी बनाते हैं। उदाहरण मैंने बताया था, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस H2O। लवण अम्ल व क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इनकी प्रकृति उदासीन होती है, इनका पीएच कहे तो 7 होता है, और इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि लवण के बारे में सत्य या असत्य कथन बताइए। तो ये सभी जो अपन बातें लिख रहे हैं ये लवण के बारे में, तो आप इसको जैसे ही पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। अगली बात मिटा रहा हूं मैं इसको, थोड़ा सा टॉपिक बढ़े रहते हैं तो अपन टाइम को उसी हिसाब से मैनेज भी करते हैं। तो मिटाओ मैं यहां पर आगे। तो ये जो वनस्पति रंजक है इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति न तो अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है। तो अगली बात जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, अपने यहां पर कोई तामझाम नहीं है पढ़ाई के अंदर, आपने तो सिंपल फ्लैट पढ़ाई है, सिंपल है। डस्टर है, डस्टर की जगह भी ये अपने पास एक कपड़े का टुकड़ा है, अपने पास कोई ऐसे तरह के ऐसे बढ़िया इतने बोर्ड और वैसे वो कोई नहीं है। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ तो दिमाग के अंदर चीजों को भरो, यही सबसे बड़ी चीज है। कोई नहीं देख रहा कि क्या चीजें है क्या नहीं। अपने पास सिंपल काम है, सिंपल काम से अपन आगे बढ़ रहे हैं, और आप उसी पर गौर करते हुए आगे अपने आप को निश्चित तौर पर स्थापित भी करोगे। तो अगली बात मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये वनस्पति रंजकों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करती। ये वनस्पति रंजकों के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार यदि ध्यान दें तो याद हो जाती है, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। तो वनस्पति रंजकों के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगली बात यह है कि वनस्पति रंजकों के रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ये का मतलब कौन है? ये का मतलब यहां पर लवण है। अच्छा, इनका एमपी व बीपी। एमपी का मतलब यहां पर कोई मध्य प्रदेश नहीं है, राज्य बोल दिया मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, बीपी मतलब क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इनका एमपी और बीपी हाई होता है लवणों का। अगली बात यदि अपन बात करें, एक क्वेश्चन आता है लवण के निर्माण में। अभी जैसे लवण बना, जैसे मैंने आपको बताया था HCl प्लस NaOH, ये अम्ल था, ये क्षार था, और ये बन गया NaCl प्लस H2। लवण बन गया, ये लवण है, NaCl लवण बन गया और पानी निकल गया। तो लवण के निर्माण में हमेशा याद रखो, क्षार का तो धनायन, ये शुरू का धनायन है, Na प्लस है और OH माइनस। क्षार का तो हमेशा धनायन काम में आएगा लवण में, देख लो क्षार का तो धनायन। और अम्ल के पीछे वाला हमेशा क्या होता है? ऋणायन। ये जैसे प्लस है और ये क्या है? पीछे वाला माइनस। तो हमेशा याद रखना, क्षार का तो धनायन और अम्ल का ऋणायन। क्वेश्चन आता है कई बार कि लवण निर्माण में
लवण निर्माण में किसका तो धनायन और किसका ऋणायन काम में आता है। तो लवण निर्माण में क्षार का तो हमेशा क्या काम में आएगा, धनायन, और अम्ल का क्या काम में आएगा, ऋणायन। देखो क्षार का धनायन आ गया Na और अम्ल का पीछे वाला ऋणायन Cl काम में आ गया, लवण बन गया। तो यहां पर ये बात लिख रहा हूं, लवण निर्माण में क्षार का धनायन एवं अम्ल का ऋणायन काम में आता है। अम्ल का ऋणायन काम में आता है। उतार लीजिएगा एक बार इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खटाखट इसका। तो लवण निर्माण में याद रखिएगा, ये लवण निर्माण में हमेशा क्षार का धनायन अम्ल का ऋणायन काम में आता है। अब तो वनस्पति रंजकों के रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं क्योंकि उदासीन होते हैं। इसके बाद में आगे देखिएगा, आगे बात आती है इस लवण में, और वो है लवण परिवार। कई बच्चे देखो, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत ही कम, पढ़ाई के बारे में सोचते तो सब है कि मैं कुछ बनूं, परीक्षा में पास हो जाऊं, लेकिन एक्चुअल में उस काम पर गौर बहुत ही कम कर पाते हैं। और यही कारण है कि पढ़ाई जो है बिल्कुल एक फॉर्मेलिटीज बन जाती है, और फॉर्मेलिटीज के नाते अपन परीक्षाओं में पहुंच जाते हैं। तो पढ़ाई से हमेशा कंटिन्यूअस पे जुड़ना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आगे जो बात आती है वो है लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है? लवण परिवार क्या है? या तो उनके आगे वाले एक जैसे हैं या फिर उनके पीछे वाले एक जैसे हैं, या तो उनके आगे वाले एक जैसे हैं या फिर उनके पीछे वाले एक जैसे हैं। आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोल गए, उनके आगे वाले एक जैसे हैं या उनके पीछे वाले एक जैसे हैं। बस यदि आपको उनके आगे वाले एक जैसे दिखाई दें तो कह देना कि तुम एक ही परिवार के हो। और कोई कहे गुरुजी मैं तो पीछे वाले देखूं, पीछे वाले एक साथ दिख रहे हैं, यदि पीछे वाले एक साथ दिख रहे हैं तो अभी कह देना तुम एक ही परिवार के हो, और वो कहलाते हैं लवण परिवार। आप कहोगे कैसे? तो मैं यहां पर पहले लिख दूं समान धन या ऋण, समान धन या ऋण मूलकों के परिवार, समान धन या ऋण। धन का मतलब या तो आगे वाले, आगे क्या होता है कोई भी सूत्र में आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस। समान धन या ऋण मूलकों के परिवार को लवण परिवार कहते हैं। लवण परिवार कहते हैं। तो समान धन या ऋण मूलकों के परिवार को लवण परिवार कहते हैं। आप कहोगे गुरुजी कैसे? जरा लेके आओ। जैसे सोडियम क्लोराइड, जरा देखना, जैसे सोडियम क्लोराइड अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। सोडियम कार्बोनेट अभी याद भी कराऊंगा इनको। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। अब बताओ इनके आगे वाले एक जैसे एक नहीं है? सोडियम। तो बताओ ये किसके है? सोडियम परिवार के सदस्य हैं, सोडियम लवण परिवार के सदस्य हैं। तो ये लिखा या तो उनके प्लस एक जैसे हैं, सबके प्लस एक जैसे एक नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम लवण परिवार के सदस्य हैं। तो आगे लिख दूं ये सोडियम लवण परिवार के सदस्य हैं। लवण परिवार के क्या है ये? सदस्य। अब कोई कहे गुरुजी मैं जरा पीछे वाले भी देखूं। पीछे वाले देखो आप, जैसे पीछे वाले कैसे हैं? जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, एजी का मतलब चांदी, अर्जेंटम, सिल्वर बोलते हैं अर्जेंटम, अमोनियम क्लोराइड। तो बताओ इसमें क्या समान दिख रहा है? पीछे वाले समान है कि नहीं है? क्लोराइड। तो बताओ ये क्या है? क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य। तो लिख देता हूं ये क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य। तो क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन लवण परिवार के सदस्य के ग्रुप है? तो उसमें देखना या तो उनके आगे वाले एक जैसे होंगे या फिर उनके पीछे वाले एक जैसे होंगे। और यही मैंने बोला था, यदि आगे वाले एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कह देना तुम एक ही फैमिली के हो, एक ही परिवार के हो। और कोई कहे उनके पीछे वाले एक जैसे दिखाई दे रहे हैं
तो वो फिर एक परिवार के कहलाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड लवण परिवार के क्या है, सदस्य। तो ये आपको लवण परिवार कहलाता है। ऐसे अपन कहें जैसे कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, है ये आपके कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है, सब में सल्फेट सल्फेट आ रहा है, तो इसका मतलब बोलते ही पता चल गया सब में सल्फेट सल्फेट, तो ये सल्फेट लवण परिवार के सदस्य कहलाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से जल्दी लीजिएगा। अच्छा, तो ये यहां पर मैंने बताया था समान धन या ऋण मूल के वाले लवणों को एक परिवार का लवण परिवार कहते हैं। कि एक ही परिवार जो है उसका लवण परिवार जो है उसके अंदर ऐसे अपन लेते हैं, या तो उनके आगे वाले जैसे दिखाई दे या फिर उनके पीछे वाले जैसे दिखाई दे। अगली बात, ये जो अम्ल और क्षार मिलके जब लवण और पानी बनाते हैं, एक बार इसको मिटाओ, कि जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। तो यहां पर मैं लिख दूं अम्ल व क्षार मिलकर, अम्ल व क्षार, अभी अपन ने यही तो देखा था, सबसे पहले मैंने यही लिखा था, अम्ल व क्षार मिलकर जब, ये देखो लवण के कितने गुण चल रहे हैं, प्रॉपर्टी चल रही है। चाहे तो जैसे नोट्स के अंदर बच्चे उतारते हैं, बिल्कुल नोट्स बना लेते हैं प्रॉपर। थोड़ी बहुत यदि उनको लगता है कि कोई है तो टेलीग्राम चैनल पे है, उस पे नोट्स पे देख के पूरी चीज को प्रॉपर लिख देते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं, हमेशा के लिए लवण तैयार, परफेक्ट। एक वीडियो को देखें, उसके बाद में हमेशा उस टॉपिक का जिंदगी में तीसरी करते हैं, जिंदगी में उस टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बार बार लोग इस तरह पढ़ते रहते हैं किताबों में, कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें, और उन किताबों को देखते रहते हैं और थोड़े दिनों बाद में लगता है अरे वापस पढ़ ले। अरे इतने सारे वीडियोस को आप इधर उधर देखते हो, उनसे क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर चीज से जुड़े, एक सादे सब सदे वाली कहानी है। यहाँ पर एक चीज को आप टारगेट बनाएं। मैं आपको पढ़ाता हूं एनसीईआरटी के बोर्ड क्लास की जो किताब है, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ाता, और उसमें एक एक चीज बहुत ही तरीके से दी हुई है, सजगता से दी हुई है, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, वहीं से क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है, इसलिए आप प्रॉपर उस चीज से जुड़िएगा। अम्ल व क्षार मिलकर, अम्ल व क्षार मिलकर जब लवण बनाते हैं, जब लवण बनाते हैं, नाते रिश्ते नाते जब लवण बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का ने पार्टियां साफ कर दिया, जब हम दोनों मिलेंगे तो पार्टियां साफ, एसिड प्लस बेस, मामला खत्म, न्यूट्रल। तो अम्ल व क्षार मिलकर जब लवण बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आप कभी भी कहें कि लवण के निर्माण में जब अम्ल और क्षार लवण बनाते हैं तो अभिक्रिया कैसी होती है, बताओ? उदासीनीकरण होती है। तो ऐसी अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया होती है। एवं ये ऊष्माक्षेपी, शोषी नहीं है। आगे पढ़ेंगे कभी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर आपके ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगी बहुत तरह की। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होती है, अपचयन क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो यहां पर यह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, शेपी का मतलब ऊष्मा को उत्सर्जन करती है ये अभिक्रिया, एवं ये ऊष्माक्षेपी होती है, जैसे ऊष्मा निकलती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती है ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे श्वसन, अब सांस लेते हैं तो जरा छोड़ के देखो, अभी आप कैसे गरम गरम आ रही है ना, गरम गरम आ रही है, इसका मतलब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। खाद को खोदते हैं अपन, तो खाद जब खोदते हैं तो कंपोस्ट खाद जो होता है उसको खोदो, उसमें गर्मी से निकलती है ना, तो बताओ ये भी कैसी ऊष्माक्षेपी होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है, इसलिए खोदते हैं वहां से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, याद रखना। तो अम्ल व क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और ये क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऊष्माक्षेपी होती है। आज समझ में आ गई ये चीज? तो ये अपन ने लवण के बारे में महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण पढ़े कि कौन कौन से लवण के अंदर गुण पाए जाते हैं। अब मैं आपको
महत्वपूर्ण लवण बता रहा हूं जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। समस्त प्रकार के एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर मैं आगे जो टॉपिक ले रहा हूं, ये महत्वपूर्ण प्रकार के लवण मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आगे जो बात है ये है महत्वपूर्ण लवण, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लवण, इंपॉर्टेंट लवण। देखिए यहां पर सबसे पहले नंबर 1 अपन लवण जो है उसको यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में लवण का नाम मैं हेडिंग बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, लवण का नाम, लवण का रासायनिक नाम, थोड़ा इजी कर देता हूं, सारणी से थोड़ा सही समझ में आ जाता है। रासायनिक नाम, पहले सारणी बना देते हैं कैसे कैसे लिखना है। सेकंड में अपन यहां पर लिखेंगे, ये तो क्रम संख्या है, क्रम संख्या, लवण का रासायनिक नाम। फिर यहां पर लिख रहे हैं अपन साधारण नाम, कि उसका साधारण नाम क्या है, याद भी करा रहा हूं इनको मैं। और फिर यहां पर लिख रहे हैं उसके उपयोग, उपयोग। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसका सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2। एक बार पहले देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं, क्या चीज है सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम जो होता है, पढ़ेंगे कभी रासायनिक सूत्र में, जिसमें आपको संयोजकता मैं बताऊंगा, उनके बाहर कोई भी सूत्र कभी बनाओगे दिक्कत नहीं आएगी। सोडियम की एक संयोजकता होती है और कार्बोनेट जो होती है उसकी 2 संयोजकता होती है। अब जब अपन सूत्र बनाते हैं तो इसका ऊपर की जो संयोजकता है वो इसके नीचे आ जाती है, इसकी इधर आ जाती है। तो बताओ ये नीचे आगे क्या हो गया Na2, और ये जब 1 आएगा, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो हो गया CO3। और साथ में इसमें 10 जल के क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, 10 जल के अणु होते हैं, ये ध्यान रखना है आप। तो ये सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम जो कार्बोनेट होता है ये होता है धावन सोडा बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा कहते हैं इसका साधारण नाम। धावन का मतलब वॉशिंग सोडा, कई बार अपन बाजार से लेके आते हैं ना, वॉशिंग सोडा दे दे भाई, तो वॉशिंग सोडा यही होता है, धावन सोडा यही होता है, धोने का सोडा, धावन सोडा कहो चाहे इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, इसको ध्यान रखना। तो ये 10 जल के अणु होते हैं। अब याद कैसे रखोगे? जैसे याद रखो 100 का, याद रखो 100 का, आपने किसी को 100 का नोट दिया, अब 100 का नोट दिया, उससे कहा कि जा लिया, अब क्या लिया, धोने का सोडा लिया, जिससे कपड़े धोए, तो 100 रुपए दे दिए उसको लाने के लिए। तो याद रहे 100 का, जैसे किसी को 100 का नोट देंगे तो वो लिया आएगा क्या, धोने का सोडा। ले 100 का नोट लिया भाई, 100 का नोट ले जा और जाके धोने का सोडा लिया, तो 100 का, जैसे ये शॉर्ट में बोलो 100 का, 100 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट उससे लेके आया क्या, धोने का सोडा। तो इसका उपयोग किया जाता है साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। उपयोग इसके कई हैं, साबुन एवं अपमार्जक, डिटर्जेंट बनाने में। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, इसमें भी काम में लेते हैं। इसके अलावा गर्म मिश्रण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को यदि पोटेशियम कार्बोनेट से मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम को क्या लिखते हैं यहां पर मैं पो कर दूं, पो, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट मैं बोल रहा हूं, आपको नोट्स के अंदर जो टेलीग्राम पे उसमें मिलेंगे। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये गर्म मिश्रण बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में भी किया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में। तो बोरेक्स के निर्माण में, साबुन अपमार्जक बनाने में, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं, और गर्म मिश्रण बनाने में। इसके अलावा कई बार जब भूमि में लवण नहीं होते तो उसको सुधारने के लिए भी अपन इसको डाल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट को, तो भूमि सुधार में भी इसको उपयोग में लिए जाते हैं। तो यह है सोडियम कार्बोनेट। याद रखना बच्चों, यदि इसमें से 10 जल के अणु नहीं लिखे आपने, कई बार परीक्षा में यह दे देता है कि यदि इसमें जल के अणु हटा दें तो निर्जल हो गया, निर्जल, निर्जला एकादशी, जिस एकादशी में बिल्कुल पानी भी नहीं पीते, और जो अपन करते हैं व्रत, जो उपवास करते हैं, उनमें तो अपन पानी पीते रहते हैं, खाना ही नहीं खाते, शाम को फिर खाना खाते हैं जब व्रत को खोलते हैं। एक निर्जला अर्थात जल भी नहीं ना, तो निर्जल, जल नहीं है, जल हटा दें तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट।
और इसको बोलते हैं सोडा एस। एस निर्जल सोडियम कार्बोनेट का ही नाम है सोडा एस। तो याद रखना ही, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडा एस। एस कर रहा है ये तो बैठा बैठा एस कर रहा है, तो ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। क्लियर? याद रखना ही। और इसका जलीय विलयन सोडियम कार्बोनेट जो सोडा एस है, याद रखना क्या बोल रहा हूं, सोडा एस, अर्थात केवल ये सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे तो इसको भी सोडियम कार्बोनेट, लेकिन साथ में 10 जल के अणु है। ये पूरा आपके यदि कहता है लवण सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें 10 जल के अणु आएंगे, उसमें निर्जल यदि कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट सोडा एस है। और ये जो सोडा एस है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। एक क्वेश्चन दूंगा लास्ट के अंदर, यहीं से उसका हिंट लगा लेना और वहां पर आप ऑप्शन बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहां पर मैंने एक हिंट मार दिया आपको, बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा बताते क्वेश्चन पूरा ओपन हो जाता है, क्या हो जाता है। तो मैंने हल्का सा हिंट मार दिया है कि इसका जो जलीय विलयन सोडा है, इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब देना लास्ट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट अवश्य करना ताकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेट वहां पर नजर आए। क्वेश्चन मैं लास्ट के अंदर दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसका एक हल्का सा हिंट मैंने यहां पर मार दिया। अच्छा आगे देखो आप, दूसरा लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये देखो कैसे याद है, सोडियम बाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट तो NaSCO3। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में होगा NaSCO3। अब देखो याद कैसे रहेगा, जैसे बड़ा शब्द है सोडियम बाई का, या तो क्या सोडियम कार्बोनेट था या बाई आ गया बड़ा, बीच में बाई आ गया ना, तो ये सूत्र भी थोड़ा सा इससे बड़ा। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 और ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें 10 जल के अणु नहीं होते क्योंकि नाम इसका बड़ा है, और सोडियम कार्बोनेट छोटा सा नाम है सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें 10 जल के अणु है। तो बताओ 10 जल के अणु कहां लगेंगे? सोडियम कार्बोनेट में, इसमें नहीं लगेंगे। अच्छा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, मीठा सोडा। खाने का सोडा इसी का नाम है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा यही होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा यही होता है, याद रखना। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा यही होता है। अच्छा, अब आप याद कैसे रखोगे? जैसे बाई, अब जो बच्चे तैयारी करते हैं बाहर आके घरों से बाहर, तो वो क्या है कि रूम ले लेते हैं, अब खाना बनाने में आती है दिक्कत, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, कौन खाना बनाए, कौन सब्जी छौंके, रोटी बनाए, कहां आपसों में। तो वो क्या करते हैं, अब अच्छा बाहर का खाना खाते हैं तो फिर पेट में सही हजम नहीं होता, क्योंकि इतना शुद्ध नहीं होता बाहर का खाना। तो चाहते तो यही है कि यार खाना तो है घर का जैसा ही मिले, तो घर से क्या है, आटा ले आएंगे, घी ले आएंगे, तेल लून है पिचकारी सब ले आएंगे, और ला के और घर पर एक बाई लगा लेते हैं। और बाई क्या करती है, बाई आके और कमरे पर आके खाना बना के चली जाती है। तो याद रखना बाई, और बाई से याद रहेगा क्या? खाना। तो बाई का काम क्यों लगाते हैं? बाई बच्चे क्यों लगाते हैं कमरों पर बाई का क्या करोगे? तो बाई का काम है कि आ और आके और खाना बना जा। तो खाने का संबंध जहां पर आएगा, खाने का सोडा, मीठा सोडा इसीलिए बोलते हैं बेकिंग सोडा, तो जहां पर भी बाई शब्द आ गया तो याद रखना वो खाने का सोडा है, याद रहेगा बाई। तो कोई कभी कहे सोडियम बाइकार्बोनेट तो बाई शब्द आते कह देना खाने का सोडा, मीठा सोडा ही। और 100 का याद करवाया था मैंने, 100 का नोट दिया था, जा साबुन लिया तो यह धावन है सोडा। अच्छा, अग्निशामक यंत्र में काम में आता है, आग बुझाने वाले यंत्र में। तो यहां पे लिखा हूं अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र में काम में आता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, ये अग्निशामक यंत्र के रूप में काम में आता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर के निर्माण में काम में आता है। बेकिंग पाउडर अभी बताऊंगा मैं, बेकिंग पाउडर के निर्माण में काम में आता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में काम में आता है। इसके अलावा ये आपके एसिडिटी दूर करने में भी काम में आता है। ये इनो जैसे फल जो आता है ना, इनो अपन कहते हैं ना, कई बार है कि इनो लिया भाई, एक पाउच इनो लिया, फाड़ार भाई है, तो इनो जैसे जो लवण है उनको बनाने में काम में आता है। इनो मैं लिख देता हूं, इनो जैसे जो लवण होते हैं उनके निर्माण में भी काम में आता है, तो याद रखना इनो जैसे फल लवण निर्माण में काम में आता है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एकदम, अम्लीयता, तो अम्लीयता दूर करने में, अम्लीयता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिडिटी।
अम्लीयता दूर करने में भी काम में आता है। तो याद रखना, अम्लीयता दूर करने के अंदर भी काम में लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपके जो इनो होता है ना, इनो, उसमें इनो जो बनता है वो किससे बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, मीठा सोडा। इसके अलावा बेकिंग पाउडर जो होता है, जिससे पाव भाजी, ब्रेड स्पंजी हो जाती, नहीं हो जाती ब्रेड? अरे ब्रेड अपन लेते हैं, डबल रोटी बोलते हैं, पहले अपन गांव में डबल रोटी बोलते थे, है? ब्रेड जो होता है उसके अंदर स्पंजी होती है, बारी बारी छेद से होते हैं। तो स्पंजी कैसे हो जाती है? तो वो होता है बेकिंग पाउडर बनाने से। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है वो भी मैं साथ के साथ यहां पर बता दूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़े। ये सोडियम कार्बोनेट के उपयोग है। अग्निशामक यंत्र में, बेकिंग पाउडर में, बिठा दो इसको। अब देखो यहीं पर मैं बीच में ही सारणी में भी दो ही पढ़ा है मैंने, एक बार इसको हेडिंग को नहीं मिटा रहा हूं मैं, यहीं पर बीच में बात आ जाती है बेकिंग पाउडर। तो यहीं पर मैं साथ के साथ बता देता हूं बेकिंग पाउडर क्या है। इसीलिए बच्चों याद रखना, ये जो अपन पढ़ते हैं ना, ये पूरा पढ़ते हैं, इसलिए थोड़े वीडियो बड़े भी होते हैं। और आप जो YouTube पर या इधर उधर देखते हो ना, छोटे छोटे वीडियो देखते हैं बच्चे, बच्चे क्या है, पहले वीडियो की लेंथ देखते हैं, वीडियो कितना बड़ा है। अरे बड़ा क्या है, पढ़ाई तो बड़ी है। एक बार ढंग से पढ़ोगे तो पढ़ाई तो बड़ी है, अधूरा पढ़ पढ़ोगे तो कोई हाथ लगाने काम थोड़ी है कि हल्का सा हाथ लगा दिया काम हो गया। उससे क्या फायदा होगा भाई? उससे तो अच्छा है नहीं पढ़ो, आपका टाइम और वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या है, पूरा पढ़ने के अंदर तो सब आएगा। अब देखो दो चीजें पढ़ी, लगा अच्छा, अब अपन आगे पढ़ेंगे फिर आपको और लगेगा यार बढ़िया है, तो अच्छे अच्छे लवण है। अब इन लवणों को अपन बोलते भी हैं और इनको अपन याद भी कर लिए। अच्छा, अब यहां पर मैं बेकिंग पाउडर, यहीं पर बेकिंग पाउडर का निर्माण, बीच में एक बात लिख रहा हूं मैं, बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। बेकिंग पाउडर का निर्माण, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, और टार्टरिक जो अम्ल होता है, जो दुर्बल अम्ल का उदाहरण है टार्टरिक अम्ल, ये ले लिया मैंने H+। अम्ल हमेशा क्या देते हैं? H+। तो उससे क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अम्ल का सोडियम लवण। तो यहां पर ये क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या लिया अपन ने, बोलो? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो होता है ये H+ देता है। टार्टरिक अम्ल क्या देता है? H+। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है उससे, अम्ल से हमेशा H+ मिलते हैं। अम्ल के बारे में बोलते हैं प्रोटॉन दाता H+। तो टार्टरिक अम्ल, उससे H+ लिया, और ये CO2 H2 अम्ल का, और इस CO2 के कारण, CO2 के ये अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, और ये जो CO2 है इसी के कारण पाव भाजी जो होती है, ब्रेड जो होती है वो स्पंजी हो जाती है। इसी के कारण पाव भाजी, ब्रेड स्पंजी हो जाती है। CO2 उठती है उसमें से, और CO2 जैसे उठती है वो स्पंजी हो जाती है। और ये बेकिंग पाउडर जो होता है, याद रखें हमेशा, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल से। तो दोनों को मिला दिया और मिलने से CO2 हो गई, और CO2 के कारण पाव भाजी, पाव रोटी बोलो इसको, पाव भाजी, भाजी तो वो होती है सब्जी, पाव रोटी, वो पाव होता है ना, पाव जो अपन भाजी के साथ साथ खाते हैं, पाव रोटी बोलो, भाजी तो सब्जी है। इसी के कारण पाव रोटी, ब्रेड, ये क्या हो जाती है? स्पंजी हो जाती है, क्योंकि उसमें से CO2 के कारण खमीर उठती है, और इसके कारण फूलकर मुलायम और क्या हो जाती है? स्पंजी हो जाती है। ब्रेड मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है, खमीर उठती है CO2 के कारण, मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। और आपसे कोई पूछे कि इसमें खमीर किसके कारण उठती है ऐसे, तो खमीर उठती है किसके कारण? CO2 के कारण। ठीक है, तो कई बार आपने घरों में भी देखा होगा कि अपन इनो को काम में लेते हैं, जब कोई चीज पका रहे हैं उसको स्पंजी बनाना हो तो इनो डाल देते हैं, तो उससे एकदम CO2 निकलती है, तो वो चीज कैसे हो जाती है? स्पंजी हो जाती है। तो ये बेकिंग पाउडर का निर्माण है। तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोल दो, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, टार्टरिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है जो H+ देता है, और CO2 निकलती है, इसी कारण पाव रोटी, ब्रेड मुलायम और स्पंजी हो जाती है, क्योंकि उसमें से CO2 के कारण खमीर उठती है, और खमीर के कारण वहां पर छोटे छोटे से छेद से बन जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
जल्दी लो थोड़ा सा। हाँ भाई, आगे देखो आप। आगे जो है अगला जो लवण ले रहा हूं मैं, यहां पे क्रम संख्या ही चल रही थी, आपको याद हो तो अपनी सारणी यही चल रही थी, बीच में बात आ गई थी तो बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं, यही है। अच्छा, अगला है नंबर 3, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, याद रखें कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और कॉपर जो सल्फेट होता है, ये कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें भी जल के अणु होते हैं, 5 जल के अणु होते हैं। महिला सुपरवाइजर परीक्षा में आया हुआ है। कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु हैं? 5। इसी को बोलते हैं नीला थोथा, नीला कशिश, नीला थोथा या नीला कशिश भी बोलते हैं। 3 तरह के थोते होते हैं महत्वपूर्ण, थोते 3 तरह के, सफेद तोता, हरा तोता, नीला तोता, 3 तोते पढ़ेंगे आज। और नीला तोता आ गया पहले, नीला कशिश भी बोलते हैं इसको। कवकनाशी के रूप में काम में लेते हैं इसको, कवकनाशी। तो याद रखें कॉपर सल्फेट, नीला तोता या नीला कशिश बोलते हैं, इसका उपयोग होता है कवकनाशी के रूप में। इसके अलावा विद्युत लेपन, रंगाई और छपाई में भी काम में लेते हैं। तो विद्युत लेपन, रंगाई छपाई में भी काम में लेते हैं। गाई और पाई, रंगाई और छपाई में भी काम में लेते हैं कॉपर सल्फेट। 5 जल के अणु। बताओ सोडियम कार्बोनेट में कितने जल के अणु थे? सबसे पहले पढ़ाया था 10। सोडियम बाइकार्बोनेट में बिल्कुल नहीं थे, और उसमें कितने हैं? 5। इसके बाद नंबर 4, सोडियम क्लोराइड। इसको तो आप जानते हो, डेली लेते हो काम में। सोडियम क्लोराइड NaCl लूण, ये लूण, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक है, साधारण नमक। और साधारण नमक है तो बताओ साधारण नमक की पीएच बोले तो कितनी बोलोगे? कोई भी हो यार, लवण की पीएच हमेशा कितनी होती है? 7। प्रकृति पूछे तो क्या होती है? उदासीन। तो साधारण नमक है, तो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक। उपयोग आप सभी जानते हो, नमक का उपयोग कहां करते हैं अपन? भोजन में, खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं। इसके अलावा क्लोरीन और HCl के निर्माण में भी काम में लेते हैं। तो यहां पर आप, मैं लिख देता हूं भोजन या कई खाद्य पदार्थों में भी जो भी पका रहे हैं, बना रहे हैं। इसके अलावा क्लोरीन के निर्माण में, HCl के निर्माण में, क्लोरीन HCl के निर्माण में काम में लेते हैं। किसको? निर्माण में काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? सोडियम क्लोराइड को। तो याद रखें सोडियम क्लोराइड, और एक उदासीन प्रकृति होती है। राजस्थान में बताओ कहां से मिलता है ये? राजस्थान में सोडियम क्लोराइड नमक कहां से मिलता है? लूण। अरे राजस्थान में लूण कहां से मिलेगा भाई? सांबर झील से। तो ये आपके नंबर 4 लवण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी लो थोड़ा सा। सोडियम क्लोराइड राजस्थान में याद रखना सांबर झील से मिलता है, स्पेशली राजस्थान के लिए। सांबर झील राजस्थान के लिए पूछे कि राजस्थान में सांबर झील से नमक प्राप्त होता है। पीएच इसकी 7 होती है, न्यूट्रल प्रकृति होती है इसकी। अच्छा, इसके अलावा आगे देखो आप, अगला जो है, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो महत्वपूर्ण लवण चल रहे हैं, कोई भी लवण नहीं छूटेगा, इसलिए अपन पूरे लवण पढ़ रहे हैं। 1-2 लवण उदाहरण पढ़ लिए, छोड़ दिए तो खटाखे से टॉपिक हो जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। अन्य वीडियोज के अंदर आप देखना, तुलना आपको पता चल करना, तुलना करने से पता चल जाएगा कि वास्तविकता में कितना अपन पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें सही है, और वो वीडियो को क्यों छोटा बना देते हैं। और हर सही बच्चा वही होता है जो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखता है। तसल्ली से देखते रहो, उसमें कौन सा कोई तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है। 4 हो गए, नंबर 5। अच्छा, 5वां देखो आप, 5वां जो है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बोलते हैं KNO3। के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा कहते हैं, गन पाउडर आतिशबाजी में काम में लेते हैं। सोरा भी कहते हैं इसको, गन पाउडर जो बनाते हैं आतिशबाजी में काम में लेते हैं, आतिशबाजी। तो याद रखें पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक लवण है KNO3, जिसको सोरा कहा जाता है। गन पाउडर बारूद बनाने में काम में लेते हैं।
इसके अलावा कांच उद्योग में भी या उर्वरक में भी इसको काम में लेते हैं। तो कांच उद्योग में भी काम में लेते हैं, कांच उद्योग के अंदर भी काम में लेते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर में भी काम में लेते हैं, आतिशबाजी गन पाउडर मतलब बारूद बनाने में भी काम में लेते हैं, एक तरह से यूं बोल दो। तो ये आपकी पोटेशियम नाइट्रेट नंबर 6। नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये है 6वां नंबर का अपन पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोटास एलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोटास एलम। पोटास एलम जिसको अपन कहते हैं टरी टरी फिटकरी। यदि आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, क्योंकि कोविड चल रहा है इस समय पर, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना पड़ता है, पता नहीं कब वायरस कोविड का आ जाए और लग जाए और अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, इसलिए सैनिटाइज रखें, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि अपने पास नहीं है तो फिटकरी का पानी जो है ये भी आपके एक सैनिटाइजर का काम करता है। फिटकरी का पानी को शुद्ध करता है, आपने सुना भी होगा। तो फिटकरी पोटास एलम, याद रहे कास KAS, सूत्र याद नहीं होता बच्चों को, पोटेशियम फिटकरी का, पोटास एलम जो बोलते हैं फिटकरी, जिसको अपन बोलते हैं पोटास एलम, इसका सूत्र याद नहीं होता, मैं याद करा रहा हूं, कास से KAS कास। अब आप कहोगे कास से कैसे याद कराओगे, तो जरा देखो, कास से मैं ऐसे याद कराऊंगा, देखो कैसे, ऐसे पढ़ो, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, याद हुआ, के से पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम को अपन जो है लैटिन में कैलियम बोलते हैं, इसलिए के से लिखते हैं, लेकिन अपन बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और फिर लिखा मैंने क्या, एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। वापिस याद कराऊं, पोटेशियम सल्फेट कैसे, देखो जरा, पोटेशियम की एक संयुक्ता होती है, सल्फेट की 2 होती है, ये 2, इसकी 1 होती है, तो बचगुणा करें यहां से यहां तक पढ़ा, बताओ क्या बन गया, K2, और ये 1 से कोई मतलब नहीं बताया था मैंने, तो बन गया K2SO4, बन गया पोटेशियम सल्फेट। ऐसे एल्युमिनियम सल्फेट इधर बता देता हूं मैं, एल्युमिनियम की संयुक्ता 3 होती है, संयुक्ता अपन किसी वीडियो के अंदर याद करेंगे, तब याद होगी, लेकिन समझा रहा हूं, एल्युमिनियम सल्फेट की संयुक्ता 2 होती है, तो इसका ऊपर वाला जो संयुक्ता है इसके नीचे आ जाएगी, बोलो क्या हो जाएगा, Al2 हो गया, Al2, और ये 3 नीचे चला गया, तो पहले आप कहोगे 4, तो SO4 इसको ब्रैकेट में दे देंगे और ये 3 लिख देंगे, ऐसे एकदम यदि 3 लिख देंगे तो 43 हो जाएगा, तो ये बढ़ गया एल्युमिनियम सल्फेट। तो याद हुआ, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, और 24 जल के अणु होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 24 जल के अणु होते हैं। याद रहे, नीला तोता में कितने बताए थे मैंने, 5, सोडियम कार्बोनेट में कितने थे, 10, और इसमें कितने होते हैं, 24 जल के अणु होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, फिटकरी का सूत्र है, पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट, और काम अभी बताया था जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। कोई कहे कि फिटकरी का उपयोग क्या किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में, और ये लवण का उदाहरण है, इसलिए कहते हैं फिटकरी के पानी से हाथ धोने पर ये सैनिटाइजर का एक विकल्प है, एक अल्टरनेटिव सैनिटाइजर का। अच्छा, इसके बाद में आप देखिएगा, पोटास एलम याद रखें, कास KAS कास, पोटास एलम इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में फेरस सल्फेट नंबर 7, पूरे में लवण ले रहा हूं, ये लवण पूरा एक बार ढंग से आपने समझ लिया, कॉपी के अंदर उतार लिया, या वीडियो को ढंग से एक बार आपने, मैं पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से सुन भी लिया ना, तो आपके लवण का हमेशा का संकट मिट जाएगा। ये बार बार संकट नहीं रहेगा जिंदगी में, लवण पढ़े, एक बार पढ़ो फिर तो बोला करो। फिटकरी कभी भी देखो उसको बोलो पोटास है, फिटकरी कभी भी दिखाई दे बोल तो पोटास है। फिटकरी जो है उसको खदा आपके दिमाग में आ जाए, फिटकरी देखते यार इसका पानी जो है इसमें डालेंगे, उससे यदि हाथ साफ करेंगे तो हाथ जो है वो आपके वायरस रहित हो जाएंगे, अर्थात ये एक सैनिटाइजर का विकल्प है। जब भी आप नमक डालते हो सब्जी में बोला करो सोडियम क्लोराइड, बोलचाल में लेके आओ डेली लाइफ के अंदर इन चीजों को। अच्छा, नंबर 6 के बाद में नंबर 7, तो नंबर 7 यहां पर मैं बता रहा हूं, और ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, हरा कशिश बोलते हैं इसको, हरा कशिश या हरा थोता बोल दो, कशिश का मतलब थोता, हरा कशिश मैंने बताया 3 थोते होते हैं, अभी बताया था नीला तोता कॉपर सल्फेट, इसमें 5 जल के अणु होते हैं ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस कैसे, फेरस 2 संयुक्ता होती है फेरस की, फेरिक नहीं बोल रहा, फेरिक में 3, तो 2 है, और सल्फेट में कितनी है, 2, तो संयुक्ता बराबर कट गई तो हो गई FeSO4। 7 जल के अणु होते हैं इसमें, कितने होते हैं, 7, हरा कशिश होता है।
और यहीं पर मैं लास्ट में बता दूं साथ के साथ पहले जिंक सल्फेट, ताकि एक बार ये लिख देता हूं फिर उपयोग उनके लिख दूंगा। जिंक सल्फेट ये होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसमें भी 7 जल के अणु होते हैं, तो याद रहेगा दोनों में 7 जल के अणु होते हैं। इसको बोलते हैं सफेद तोता। सफेद तोता मुंह से मारने की दवाई में काम में लेते हैं, सफेद तोता या सफेद कशिश बोल दो, सफेद कशिश कहते हैं, मूसक नासी में काम में लेते हैं इसको है। और ये होता है फेरस सल्फेट, खून बढ़ाने की दवाई बनाते हैं इससे। आप देखना बच्चों के जो टॉनिक आते हैं, सिरप आती है ना बच्चों के, क्यों बड़े हो गए तो ऐसे डेवलप हो जाता है शरीर, लेकिन बच्चों की जो टॉनिक आते हैं, सिरप आती है, उसमें खून यदि उसकी कम है तो खून बढ़ाने के लिए उसकी दवाई एक दी जाती है, उस पर लिखा रहता है फेरस सल्फेट। कभी देखना पढ़ना फेरस सल्फेट। तो हरा तो कसी से हरा तोता फेरस सल्फेट 7 जल के अणु होते हैं, मैंने इसलिए एक साथ लिखा है। तो याद रहे नीला तोता में 5 और इन दोनों तोताओं में 7। और बताओ फिटकरी में कितने? 24। फिटकरी में कितने? 24। और उसके अंदर कितने बोलो? सोडियम कार्बोनेट में कितने? 10। तो ये आपको क्रिस्टल के जो जल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कितने कितने अणु उसके अंदर उपस्थित होते हैं। अच्छा, अब यहां पर इसका उपयोग खून बढ़ाने की दवाई में, मैंने बताया था, भी बोला था, खून बढ़ाने की दवाई में, खून बढ़ाने की दवाई, खून बढ़ाने की दवाई में काम में लेते हैं। इसको अपन काम में लेते हैं मूसक नासी, ऊंदरे मारने की दवाई। ऊंदरे ज्यादा हो जाइए बीमारी फैला दे, तो मूसक नासी चूहे मारने की जो दवाई बनाते हैं उसमें काम में लेते हैं। चूहे मारने की दवाई में काम में लिया जाता है कौन सा? जिंक सल्फेट। तो ये आपके मैंने महत्वपूर्ण लवण पढ़ाए, तो याद रहे फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। अच्छा, उतार लिया ये? जल्दी उतारो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। थोड़ा जल्दी लीजिएगा। और वीडियोस को थोड़ा गंभीरता से देखा करो। आप देख रहे हो, अच्छा काम है, एक दूसरे को बताया करो, ये सब चीजें होनी चाहिए। मिटा देता हूं इसको, पढ़ोगे तब चीजें आएगी, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बैठे रहो, टाइम को खर्च करते रहो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद में एक नोट मैं बता रहा हूं, नोट देखो, एक नोट रह गया था ये पिछले वीडियो के अंदर, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ये जो लैक्टिक अम्ल है, थकान के समय पेशियों में स्रावित होता है, उसके कारण थकान होती है। थकान के समय, कई बार आता है क्वेश्चन, थकान के समय पेशियों में जो अम्ल बन रहा है जिसके कारण थकान महसूस हो रही है, वो कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। ये लवण से संबंधित नहीं है, लेकिन याद रहे ये पिछले वीडियो के अंदर रह गया था, और यहां पर मैंने आपको बताया लैक्टिक अम्ल थकान के समय पेशियों में बनता है, जिसके कारण थकान महसूस होती है। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आज राइट ऑफ कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी? घोलने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी? विलयन की प्रकृति कैसी होगी? इसका जो आपको आंसर जो है, 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, अम्लीय, दूसरी प्रकृति बोल रहा हूं क्षारी, तीसरी प्रकृति उदासीन, चौथी है इनमें से कोई नहीं, कि भाई कोई सा भी नहीं दिख रहा हमको, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्षारी होगी, उदासीन होगी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है एबेसेदर। मैं एबेसेदर की जगह थोड़ा इजी रहेगा आपको टाइप करने में, कमेंट में ABCD कर देता हूं, ठीक है?
उससे आप क्या है ABCD करने पर इजी रहेगा आपको। हिंदी में टाइप में थोड़ी दिक्कत आती है, हो सकता है परेशानी। तो ABCD। अब इसका जो आंसर है क्या होगा और क्यों होगा ये आपको टेलीग्राम पर इसका आंसर मिल जाएगा, एक दिन बाद के अंदर डालूंगा, पहले तो आप देखना इसको। तो ये तो सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर विलयन की प्रकृति कैसी होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां पर, तो आपको इनके आंसर कैसे देना है, एक क्वेश्चन का लिख देना ABCD कॉमा, दूसरे का लिख देना, पता चल जाएगा। और मैं फिर उसका राइट आंसर जो है यदि आपका आता है तो वहां पर तुरंत आपको कमेंट वापस मेरी तरफ से मिलेगा कि करेक्ट है या सही नहीं है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आए हुए सवाल है। अच्छा, केवल अधात्विक लवणों से बना, केवल अधात्विक तत्वों से बना लवण है, तत्वों से बना लवण है। ये दूसरा क्वेश्चन। यहां पर भी मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं ABCD। अधात्विक तत्वों से बना लवण कौन सा है, तो यहां पर सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ABC आएगा ये, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। केवल अधात्विक तत्वों से बना लवण है, NaCl अमोनियम क्लोराइड, AlN एल्युमिनियम नाइट्राइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, तो ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहां पर एक बता दूं, अमोनियम क्लोराइड ये भी एक लवण है, इसके बारे में भी 2 बातें आपको मैं बता देता हूं। इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और इनके जो आंसर हैं ये क्यों होंगे ये आपको मैं टेलीग्राम पर जो है वहां पर इनके आंसर मिलेंगे कि आंसर ऐसे क्यों है। आपने सोचा है तो गलत सोचा है, सही सोचा है तो इसका मतलब आपने भी वही सोच रखी जो मैं यहां पर इसका आंसर बताना चाह रहा हूं। तो अधात्विक तत्वों से बना लवण कौन सा है, जल्दी उतार लें। अच्छा, इसके बाद में यहां पर एक बात आ गई अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे ही बात आई तो बात आती तो फिर वापस उसका सम्मान करते हैं। तो ये जो मैंने लवण की जो सारणी पढ़ाई थी उसमें, उस सारणी में ही एक ये सोडियम अमोनियम क्लोराइड है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं कि अमोनियम क्लोराइड क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये, इसके बारे में बता रहा हूं, नोट करके अलग से लिख देता हूं, चाहो तो आप सारणी में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो जो लवण की सारणी है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, मोनी मोनी हे मोनी, अमोनियम क्लोराइड साधारण नाम है इसका नौसादर। साधारण नाम क्या है इसका, नौसादर NH4C है। और इसका उपयोग किया जाता है बर्तनों पर कलई करने के लिए, बर्तनों पर कलई करने में किया जाता है, कलई करने में, किसको, नौसादर। तो अमोनियम क्लोराइड भी क्या है, एक लवण है, ये भी एक लवण है अमोनियम क्लोराइड, जिसको अपन नौसादर बोलते हैं। और इसका उपयोग बर्तनों पर कलई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशालाओं में काम मिलते हैं, विशेष तौर पर पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पर कलई करने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा इसको प्रयोगशालाओं में काम मिलते हैं, कई बार आप देखो कलई कराते हैं पीतल बर्तनों में तो नौसादर काम में लेते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड ये भी याद रखें। ये सोडियम क्लोराइड है जो नमक आप लूण बोलते हुए, तो लूण है, लूण ये तो लूण है भाई। और ये अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर है, पीतल के बर्तनों पर कलई करने में या प्रयोगशाला में भी काम में लेते हैं। तो बच्चों ये आज जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा पढ़ने लवण या साल्ट क्या होता है। और इससे पहले के जो वीडियोज थे जिसमें मैंने अम्ल के 2 वीडियो, क्योंकि अम्ल का बड़ा टॉपिक था, फिर क्षार का 1 वीडियो, 3 वीडियो वो डाल दिए और ये अपन ने लवण पढ़े। अभी ऐसा नहीं है कि अम्ल क्षार लवण कंप्लीट हो गई, अभी इनके अंदर पीएच स्केल है, फिर उसके बाद में इंडिकेटर है, सूचक है, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। ये सब कुछ होने पर ये आपका टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। तो अगले वीडियो में आपसे वापस मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।